है फोन। ठीक है, ओके। till now we have done the revision of significant figures। सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमने रिवीजन कर ली है, लॉज की रिवीजन कर ली है, और ना सिर्फ रिवीजन करी है, मतलब हमने बोल बोल के लर्न भी करी थी स्टेटमेंट्स कि तुम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या गलती करते हो। यू जस्ट राइट दैट व्हेन टू एलिमेंट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ कंपाउंड दे डू सो इन अ होल नंबर रेशियो। तो कल मैंने तुम्हें बोला था कि एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना होता है, तब जाके दूसरे एलिमेंट के मास की रेशियो क्या आती है, होल नंबर। सो मैनी ऑफ यू आर राइटिंग द लॉज डेफिनेशन इनकम्प्लीट। तो कल मैंने खुद बुलवा के याद करी थी, दो ऐसा मैं करती नहीं हूँ, बट जस्ट कीपिंग इन माइंड कि तुम्हारे एग्जाम्स आगे आ रहे हैं। उसके बाद हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट 6-7 डिस्कस करे थे, और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के भी 5-6 पोस्टुलेट डिस्कस करे थे। तो आई वाज सेइंग दैट इररिस्पेक्टिव कि वो 2 नंबर का क्वेश्चन आया है या 3 मार्क का क्वेश्चन आया है, आई वुड एडवाइज कि आप सारे पोस्टुलेट याद करो, और कल हमने याद करे भी थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। इफ यू रिमेंबर, उसके 3 पोस्टुलेट तो लॉ से ही इंस्पायर थे। जैसे उसने बोला था एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, सो दिस इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पॉस्टुलेट तो बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही मिलता जुलता है। फिर एक पॉस्टुलेट डाल्टन ने बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी तो यही बोलता है कि जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। बस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की गलती ये थी कि उसने बोला था कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो सिंपल होल नंबर रेशियो में करते हैं, बट कल मैंने तुम्हें बोला था कि जरूरी तो नहीं है ना रेशियो सिंपल हो। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज C12H22 O11, क्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो को देखकर 12:22:11 क्या तुम्हें लग रहा है कि ये रेशियो सिंपल है? अब H2O को देखोगे तो लगेगा कि हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन हो रही है, इट्स अ सिंपल रेशियो। CO2 में देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 रेशियो में है। तो डाल्टन को लगता था कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और वो रेशियो सिंपल होती है। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा कि द रेशियो इज होल नंबर बट इट मे नॉट बी सिंपल। जरूरी नहीं है कि हर बार रेशियो सिंपल होगी दिलचान, कभी कभी रेशियो सिंपल नहीं भी होती। और कौन सा एग्जाम्पल देके ये प्रूव करोगे कि कभी कभार जब एटम्स कंबाइन करते हैं एंड द रेशियो इज नॉट सिंपल? द एग्जाम्पल ऑफ सुक्रोज। व्हाट इज द फॉर्मूला? गन्ने की शुगर जो होती है, केन शुगर, सुक्रोज, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? C12H22O, and what is the ratio coming out to be? 12:22:11। तो माई पॉइंट टू टेल यू इज दिस कि हम इतना ज्यादा पोस्टुलेट्स क्रैम तो कभी भी किसी क्लास में नहीं करवाते हैं। सो वी आर डूइंग इट, यू शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आज मैंने आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट वही बता रही हूँ कि अगर आप मुकत का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज तक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रखा। लेकिन अगर मैं पटेल का जो मैंने आज क्वेश्चन पेपर सेंड किया है उसमें देखूंगी तो उसमें हर साल आ रखा है। तो उल्टा ये अच्छी बात है कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ पटेल में आ रखी हो सकता है वो अगली बार मुकत में आ जाए, तो हम हर टॉपिक को ही टच कर रहे हैं ना। तो अगर मैं मुकत के हिसाब से पूछूं तो हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं आता कभी, पर पटेल में हर बार आता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? पहले मैं समझाती हूँ, फिर आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी। दिलजान, आपको दिख रहा है? मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं A एंड B, ठीक है। मैंने उनको एक टास्क दिया कि उनको इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है। इस ऑब्जेक्ट की क्या मेजर करनी है? एक एक्सपेरिमेंट करना है। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या बोला दिलचान कि दे हैव टू मेजर दी लेंथ ऑफ दी दिस ऑब्जेक्ट, एंड मुझे ऑलरेडी पता है कि ट्रू लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। ट्रू लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है। अब हुआ क्या कि ए स्टूडेंट ने मेजरमेंट करी वेबर 14.9, उसने इस लेंथ को मेजर करा, उसकी लेंथ कितनी आई? 14. उसको कॉन्फिडेंट नहीं था, उसने कहा चलो मैं एक और रीडिंग ले लेता हूँ। दूसरी रीडिंग उसने ली 15.1 और एवरेज वैल्यू 15 ही आ गई। एवरेज वैल्यू दोनों की कितनी आ गई?
अब जो ए स्टूडेंट का डेटा है, कैसे पता लगेगा कि इसका डेटा प्रिसाइज है या नहीं है? इंद्रजीत ध्यान से देखो, अगर दोनों रीडिंग्स में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, अगर दोनों रीडिंग्स में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो द डेटा इज सेड टू बी प्रिसाइज। अब जैसे बी स्टूडेंट ने, मान लो बी स्टूडेंट की पहली मेजरमेंट आई 15.0, दूसरी आई 15.1। अब बी का डेटा प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है? क्योंकि सिर्फ कितने का डिफरेंस है, ओनली द डिफरेंस इज। लेकिन ए के डेटा में कितना डिफरेंस आ रहा है दिलशान? 0.2 का। सो दिस डेटा इज नॉट बी। ए के कंपैरिजन में किसका डेटा प्रिसाइज है? प्रिसीजन के लिए हमें ये देखना होता है कि वो जो मल्टीपल रीडिंग्स ले रहा है बच्चा, उसकी रीडिंग्स आपस में कितनी क्लोज है। और ये देखने के लिए कि डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, हमें एवरेज वैल्यू देखनी होती है। ए की एवरेज वैल्यू कितनी आई? वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू के बराबर ही आई। तो ए का डेटा एक्यूरेट निकला, बट ए का डेटा प्रिसाइज नहीं था। एक्यूरेसी को चेक करने के लिए प्रभजोत हमने कौन सी वैल्यू देखनी होती है? एवरेज या मीन वैल्यू। और जिस बच्चे की मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आ गई, किसके वैल्यू किसके बराबर आ गई? ट्रू वैल्यू के बराबर, तो उस डेटा को हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेट। बट तुम ये देखोगे कि मैम ए के आपस की रीडिंग्स तो क्लोज नहीं है, तो यानी कि इट इज पॉसिबल कि ए का डेटा प्रिसाइज नहीं था बट वो एक्यूरेट निकला। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी का डेटा एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी होगा, बिकॉज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हैज नो रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। प्रिसीजन के लिए ये देखा जाता है दिलशान कि उसकी जो मल्टीपल रीडिंग्स हैं उसमें डिफरेंस कम होना चाहिए। जैसे तुमने 20 स्टूडेंट्स की 2 रीडिंग्स में देखा, सिर्फ डिफरेंस कितने का था इंद्रजीत? 0.1, एंड दिस डिफरेंस इज वेरी लेस, सो इसका डेटा क्या निकला था? बट इसकी मीन वैल्यू 15.2 थी, जो कि ट्रू वैल्यू से थोड़ी डिफरेंट थी, तो इसका डेटा एक्यूरेट नहीं निकला। तो अगर यहां से क्वेश्चन में पूछूं whose data is precise, whose data is precise? B. But whose data is accurate? So how will you define when the data is said to be precise? When the readings of a student are close to each other, when the multiple readings of a student are close to each other, मतलब उसमें डिफरेंस 0.1 है या 0.1 से भी कम है, 0.02, 0.05 है ना, तो हम उस डेटा को प्रिसाइज मानेंगे। बट व्हेन अ डेटा इज सेड टू बी एक्यूरेट, व्हेन द मीन और एवरेज वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेट देखने के लिए हमें उसकी मल्टीपल रीडिंग्स देखने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी देखने के लिए हमें उसकी कौन सी वैल्यू देखनी है? मीन या एवरेज वैल्यू? मीन या, और उसको किससे चेक करना है? ट्रू वैल्यू से। यानी कि इस क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू में गिवन होगी। जब भी हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्वेश्चन आएगा तो हमें ट्रू वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। और अगर जिस बच्चे की एवरेज या मीन वैल्यू या तो बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू के इक्वल आ गई या ट्रू वैल्यू के इक्वल नहीं आई बट काफी क्लोज आ गई, तो उसका डेटा हम एक्यूरेट बोलेंगे। अब मैं क्वेश्चन दूंगी, आप बताओगे कि किसका डेटा एक्यूरेट है, किसका डेटा प्रिसाइज है। और ये क्वेश्चन पटेल के क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। सो इट्स नॉट कि ओनली पटेल स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड। हमारे ट्यूशन का ये एडवांटेज है कि यहाँ पे डीएवी, स्कॉलर, पटेल, मुकत के बच्चे आ रहे हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन मुकत क्वेश्चन पेपर में से, हाँ डीपीएस भी हैं बट उनका पेपर थोड़ा लेट है, तो मैं उनका क्वेश्चन पेपर मंडे तक शेयर कर दूंगी। तो पॉइंट कल भी शेयर कर सकते हो। पॉइंट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि जब तुम मल्टीपल क्वेश्चन पेपर के अलग अलग क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो यू विल बी रियली प्रिपेयर्ड कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई एम prepared, I can handle the question with. Are you understanding my point? So let's understand. Okay, so the question is 5th का A part, and आप देख सकते हो कि ये 2022-23 में आ रखा है। I am zooming in for you. So 5th क्वेश्चन को रीड करते हैं। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि for an accurate, हाँ जी, कौन रीड करेगा 5th क्वेश्चन? वैभव पावा पटेल के हो ना आप? हाँ बिड्डा, हाँ पावा तो पहले आता था, वो मेरे को उसकी सरनेम याद है। हाँ जी वैभव, आप बताओ। यू आर इन पटेल ना, तो ये पटेल का ही क्वेश्चन पेपर है, तो आपसे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता। करो डिस्कस।
जो अपने लिए नहीं, पूरी क्लास के लिए। ऑब्जर्वेशन टू बी 17, मतलब ट्रू वैल्यू 17 गिवन है, फॉर दिस इज द ट्रू वैल्यू। ओके, स्टूडेंट्स ए एंड बी रिपोर्टेड देयर रीडिंग एज स्टूडेंट ए की फर्स्ट रीडिंग क्या है, 16.96, दूसरी रीडिंग क्या है, 16.96, और एवरेज वैल्यू कितनी आई है। दूसरे स्टूडेंट की पहली रीडिंग क्या है, 16.92 और एवरेज वैल्यू कितनी आई है। ओके, नाउ प्लीज रीड द क्वेश्चन, विच ऑफ द, पहले प्रिसीजन पूछी है कि किसका डेटा प्रिसाइज है। अब प्रिसीजन के लिए मैंने क्या कहा था कि दोनों की आपस की रीडिंग्स को कंपेयर करो। स्टूडेंट ए की जो पहली रीडिंग है और जो स्टूडेंट ए की सेकंड रीडिंग है, उस दोनों में 0.03 का डिफरेंस है। माइनस करके देख लो, स्टूडेंट ए ने जो दो रीडिंग्स ली हैं, पहली रीडिंग थी 16.96, दूसरी रीडिंग क्या थी 16 दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि दोनों रीडिंग्स में कितने का डिफरेंस गिवन था, 0.03 का। स्टूडेंट बी की रीडिंग में 0.02 का डिफरेंस था। तो तुम ए की रीडिंग ज्यादा क्लोज हुई या बी की रीडिंग ज्यादा क्लोज हुई। ऑब्वियसली अगर बी की रीडिंग्स में कम का डिफरेंस है, द डिफरेंस इज ओनली 0.02, तो बहुत एप्टली आप बोल सकते हो कि डेटा किसका प्रिसाइज होगा शशांक, ए का। किसका डिफरेंस ज्यादा है, ए की रीडिंग्स में डिफरेंस ज्यादा है ना। वैसे तो आप कहोगे कि मैम 0.03 डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, बट अगर कंपेयर करें, अगर हम ए और बी को कंपेयर करें, फिर तो किसका डिफरेंस कम है, बी का, बिकॉज द डिफरेंस इज ओनली 0.0। गुरकीरत देखो, ये पटेल का क्वेश्चन पेपर है, आपने पटेल में बैठना है, आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो गुरकीरत बताओ किसका डेटा प्रिसाइज निकला, स्टूडेंट बी का। आगे गुरकीरत आप ही रीड करो। अब ये कह रहे हैं कि जिसका प्रिसाइज आया है, क्या उसका डेटा एक्यूरेट भी है। हाँ, जब तुमने देखा कि प्रिसाइज तो बी का आया है, पर जो बी की मीन वैल्यू है, बी की जो एवरेज वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू से काफी दूर है। बी का डेटा प्रिसाइज था, बट बी का डेटा एक्यूरेट, एक्यूरेट डेटा किसका निकला, ए का, क्योंकि जो ए की एवरेज वैल्यू आई है 16.9, लाइक इट्स वेरी क्लोज टू 17। तो एक्यूरेट डेटा किसका निकला, ए का, और प्रिसाइज किसका निकला, बी का। समझ आया कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। शैल आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, वो भी आ ही रखा है इसमें। टाइम पास। इधर देखो, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बताओ। हाँ, तुम्हें तो यही लगता है ना, तभी तुम्हारा ही आंसर दिया मैंने। थर्ड क्वेश्चन बताओ। अब अगेन ये 2024-25 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है पटेल का, यानी कि पटेल के जो एग्जामिनर्स हैं उनका एक्यूरेसी और प्रिसीजन टॉपिक तो मुझे लग रहा है फेवरेट है, क्योंकि वो हर बार डाल रहे हैं, लेकिन मुकद में कभी नहीं आता, बट यू नेवर नो, थिंग्स चेंजेस, तो आपको टॉपिक आना चाहिए। अब इसमें कितने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट, डी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट ने कितनी कितनी रीडिंग्स ली हैं, 1 2 3 4। पहले ना हर स्टूडेंट की रीडिंग्स का डिफरेंस देख लेते हैं। जो स्टूडेंट ए है ना, स्टूडेंट ए की रीडिंग्स में कितने का डिफरेंस है, 0.20, 0.40, 0.60, 0.30, और फिर नो डिफरेंस। बी का देख लो, हेलो, गुड इवनिंग। सॉरी, ओके, is it's regarding, okay, like from where you got my number, okay, okay,
Okay, no problem. When you would like to visit? इसके अलावा Like, okay, Wednesday, no issues. Timings are like my two of the batches are like from 3:30 to 5:30. तो आप एक काम कर सकते हो कि like 4:30 से 10 मिनट्स पहले आ जाना, so that आप दोनों बैचेस के बच्चों को क्लब करके बता देना. हाँ हाँ, ओके ओके ओके. हाँ जी, बताओ जरा, ये क्वेश्चन करो. बी के स्टूडेंट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.05, 0.10, पॉइंट इसमें 0.10, 0.25, 0.12, 0.24, 0.02. ये बातें नहीं करनी, कल क्या कराया था, आज जो कराया वो देखना नहीं है, नालायक. चलो एनीवेज, अब क्वेश्चन रीड करते हैं. विच स्टूडेंट हैज लोअर एक्यूरेसी? एक्यूरेसी के लिए क्या फंडा देखना होता है? एवरेज वैल्यू. एक्यूरेसी के लिए क्या देखनी होती थी प्रभजोत? तो लोअर एक्यूरेसी किसकी होगी? जिसकी एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू से बहुत दूर होगी. पहले तो ट्रू वैल्यू देखो कितनी दे रखी है. ट्रू वैल्यू भी दी होगी ना. आई थिंक इसमें ट्रू वैल्यू दी होनी चाहिए. ट्रू वैल्यू, एक मिनट में चेक करती हूँ, बिकॉज बिना ट्रू वैल्यू के मैं ना अब क्लास से बाहर निकालूंगी, बहुत हो रहा है तुम्हारा. Results obtained by 4 students with the percentage of iron in the sample. इसमें वैसे ट्रू वैल्यू दी होनी चाहिए, तभी आप लो एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन बताओगे. डेविएशन दे रखा है ना. जिसकी डेविएशन कम है उसकी प्रिसीजन क्या होगी? सबसे हाई. किसकी डेविएशन सबसे कम है? इसकी, है ना. तो ये डेविएशन कम है तो इसकी प्रिसीजन तो हाई होगी. बट वही बोल रही हूँ कि प्रिसीजन तो तुम बता दोगे, बट एक्यूरेसी के लिए इसकी ट्रू वैल्यू देनी होनी चाहिए. एक्यूरेसी के लिए आपको मीन वैल्यूज प्रोवाइडेड है, बट मीन वैल्यू को कंपेयर ट्रू वैल्यू से करोगे तभी पता लगेगा. ये सही बोल रहा है. प्रिसाइज तो पता लग जाएगा क्योंकि उन्होंने आइडिया दिया हुआ है कि ये सारी वैल्यूज आपस में किस वैल्यू से डेविएट कर रही हैं? पॉइंट. मतलब ये हमें डिफरेंस निकाल के देखने की जरूरत ही नहीं थी. डेविएशन का मतलब है कि जो इनकी रीडिंग्स हैं इनमें कितने का डिफरेंस है. तो सबसे डिफरेंस कम किसकी रीडिंग्स के बीच में है? स्टूडेंट डी. तो स्टूडेंट डी की जो डेविएशन है, मतलब जो उसकी आपस की रीडिंग्स हैं, उसमें हार्डली कितने का डिफरेंस है? 0.0. तो उसका डेटा क्या है? हाईली. बट मैं ये कह रही हूँ कि इसका डेटा एक्यूरेट है या नहीं है. तो जो ये मीन वैल्यूज दी हुई हैं इसको कंपेयर करने के लिए ट्रू वैल्यू दी होनी चाहिए थी. फॉर बी दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. बाकी
आई विल एक बार क्रॉस चेक चैट जीपीटी में देख के। चलो, अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन पता लग गया। पहला क्वेश्चन करना, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। कितनी सिग्निफिकेंट, कल ही करवाया मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कॉन्सेप्ट। यस, पहले में कितने हैं? 4, क्योंकि लेफ्ट वाली तो सिग्निफिकेंट नहीं होती। इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो लीस्ट प्रिसाइज नंबर में 3 है, तो आंसर में भी कितने होंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो हम यही देखते हैं कि जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट प्रिसाइज नंबर में है उतनी ही हमारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। वैसे मैंने आज एवोगैड्रो लॉ करवाना था एंड इट्स एप्लीकेशंस, लेकिन वो मुक्कत के क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है और मुक्कत वाले बच्चे स्पेशली बोल के गए थे कि वो आज ऑफ पे हैं, तो वो टॉपिक मैं कल उठाऊंगी, एवोगैड्रो लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है एनसीईआरटी में। लॉज हो गए, गेली-लुसाक्स लॉ हो गया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गया था, और इसके बाद एक हमारे पास टॉपिक आता है एवरेज एटॉमिक मास। अब ये टॉपिक भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो नॉर्मली टीचर्स कराते नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास, अब एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? what is the concept of average atomic mass? कई बार क्या होता है कि कई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, उसके 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, 12 वाला भी, मास 13 वाला भी, जो बच्चे बातें कर रहे हैं उनकी परसेंटेज हमें दे रखी है 98.892, 1.108, 2 into 10 raised to the power minus 10, और इनका एटॉमिक मास हमें गिवन है 12, 13.00। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या कह रहे हैं चिराग, आपको शर्म नहीं आती? लिसन टू मी एवरीबडी। कभी कभार क्या होता है, जब हमें एटॉमिक मास निकालना पड़ता है तो आप एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं तुमसे पूछती हूँ कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तुम बोल देते हो 12, लेकिन रियलिटी में कार्बन 12 वाला भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन 13 वाला भी एग्जिस्ट करता है, शशांक कार्बन। अगर ये तीनों कार्बन एग्जिस्ट करते हैं तो नॉर्मली जब कार्बन का एटॉमिक मास पूछा जाता है तो आप 12 क्यों बोलते हो, आप 13 क्यों नहीं बोलते? क्योंकि 12 वाले की परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है। मतलब जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप है उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, मतलब वो नेचर में कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 98 पॉइंट, और सिर्फ कार्बन 13 कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में? ओनली 1 पॉइंट। और कार्बन 14 कितना एग्जिस्ट कर रहा है? 2 into 10 raised to the power minus 10, यानी कि वेरी वेरी लेस। बट कभी कभार आपको ये डेटा दिया हो सकता है कि ओके आपको क्वेश्चन में कार्बन 12 वाले की परसेंटेज अबंडेंस भी गिवन है, कार्बन 13 वाले की भी परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, और कार्बन 14 वाले की भी परसेंटेज अबंडेंस गिवन है, और आपको बोला जाएगा कि कैलकुलेट इट्स एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोला जाएगा? कैलकुलेट इट्स एवरेज। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या फॉर्मूला है? जो पहले वाला आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास कितना है इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस विच इज 98.89, प्लस दूसरे वाला एटॉमिक मास कितना है 13, बट उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है इनटू 1.108, प्लस लास्ट वाला कितना है 14, इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है 2 into 10 raised to the power minus 10, मतलब 0.00000000002। ये तो ऑटोमेटिकली जीरो ही हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 100 करना है। 100 क्यों करना है? क्योंकि आपकी ये जो वैल्यूज गिवन है परसेंटेज में गिवन है, ये वैल्यूज किस में गिवन है? अगर फ्रैक्शनल अबंडेंस गिवन होती, मतलब पॉइंट्स में गिवन होती, फिर किसी से डिवाइड ना करते। अगर आपको इसकी ये वैल्यू 0.98 गिवन होती, ये 0.01 गिवन, समझ आया एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है? ऑल्दो मैं ये टॉपिक भी स्किप करवाती हूँ एवरेज एटॉमिक मास निकालना, बिकॉज इट इज सिंपली कैलकुलेटिंग एन एवरेज, बट ये भी पटेल में आ रखा है। दिखाऊं इसके रिलेटेड क्वेश्चन?
शट अप। देखना कैसे बच्चे हैं। नो मैम। ये तो नहीं कहते कि मैम आप इतनी मेहनत करके ये क्वेश्चन पेपर बना के। नो मैम, तो मुझे क्या जरूरत है ये बनाने की। कहीं तो मैंने देखा था क्वेश्चन एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का। आपकी किस्मत ऐसी है, नहीं है क्वेश्चन, बट आई सॉ इट समवेयर, आई डोंट नो। देखो होएगा। सो ही रही है तू। ये देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, 6th। जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 6 पटेल का। कोई बच्चा बैठा है यहाँ? वैभव जी 6th क्वेश्चन रीड करिए। Boron occurs in nature in the form of two isotopes. दो आइसोटोप्स, एक 11 वाला एटॉमिक मास 11 वाला, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, और दूसरा 10 वाला। 11 वाले की परसेंटेज कितनी गिवन है, और 10 वाले आइसोटोप की परसेंटेज गिवन कितनी गिवन है, 90। एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी। हु विल हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस? हु विल हेल्प मी? चिराग बताओ, बोलो फॉर्मूला। एवरेज एटॉमिक मास, मैंने क्या कहा था, जो पहले वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना है, 5 के 11। 5 है एटॉमिक मास के 11 है, क्योंकि नीचे वाला तो एटॉमिक नंबर होता है ना। वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ मास और एवरेज ऑफ नंबर, है ना। तो पहले वाला आइसोटोप 11 है, बट उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, 81। प्लस दूसरे वाला एटॉमिक मास कितना है बोरोन का, 10, बट उसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, 19, डिवाइडेड बाय 100। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अबंडेंस परसेंटेज में गिवन है। किस में गिवन है, मतलब इसकी जगह ऐसे भी हो सकता था, 81% की जगह आपको फ्रैक्शनल अबंडेंस दे देते 0.81, और दूसरे की 19% की पहले, फिर 100 से डिवाइड ना करते। मतलब अगर उन्होंने ऑलरेडी 100 से डिवाइड करके 0.81 दे रखा है और 19% की जगह 0.19 दे रखा है, तो वो बोलेंगे फ्रैक्शनल अबंडेंस। तो अगर आपको फ्रैक्शनल अबंडेंस दे रखी होगी तो करना वैसे ही है कि 11 को 0.81 से मल्टीप्लाई करना है और 10 को फिर 100 से डिवाइड ना करते। समझ आ रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास का वैसे तो न्यूमेरिकल कभी आता नहीं है, बट क्योंकि पटेल के क्वेश्चन पेपर में आ रखा है तो मैंने आपको इसलिए करवा दिया फॉर द सेफ्टी सेक, कि अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना आ गया, ये फ्री के नंबर है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो आपने कल को मुझे ब्लेम करना है कि मैम आपने कभी क्लास में डिस्कस करे ही नहीं। तो तभी आज का लेक्चर में ऐसे वाले टॉपिक्स टच कर रही हूँ जो कि फॉर मी दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट बिकॉज दे आर कमिंग इन सम ऑफ द स्कूल्स, तो लेट्स डू देम, है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का क्या तरीका है कि जब भी आपको किसी एलिमेंट के 2 या 3 आइसोटोप्स गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में बोरोन के 2 आइसोटोप्स गिवन थे, एक 10 वाला और एक 11 वाला। 10 की परसेंटेज अबंडेंस 81% गिवन थी और 10 वाले की 19% गिवन थी, और बोला कि एवरेज एटॉमिक मास निकालो। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमने ये नहीं करना 10 + 11 डिवाइडेड बाय 2। नॉर्मली हम एवरेज कैसे निकालते हैं, 10 + 11 बाय, लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि 11 वाले की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, 81, तो 11 इंटू 81, प्लस फिर देखेंगे कि 10 वाले की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है, 19, तो 10 इंटू, और ना सिर्फ परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 भी करेंगे, क्योंकि ये जो हमें अबंडेंस गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। किसकी फॉर्म में गिवन है, क्या किसी और फॉर्म में भी गिवन हो सकती है? तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभार परसेंटेज अबंडेंस की जगह फ्रैक्शनल अबंडेंस गिवन होती है। क्या गिवन होती है, मतलब यही 81% की परसेंटेज की जगह 0.81 दे देंगे, और वही 19% की जगह 0.19 दे देंगे। तो करना उसमें भी यही होगा, 11 वाले को 0.81 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो दूसरा आइसोटोप है 10 उसको 0.19 से मल्टीप्लाई कर देना, बट उस केस में 100 से डिवाइड नहीं करना, उस केस में 100 से डिवाइड। So I hope you got the concept of average atomic mass. अब I think हमने सारे छुटपुट टॉपिक्स कर लिए हैं। Now we are on the, सही में वेरी बैड। अब हम मेन टॉपिक पे आ चुके हैं, विच इज मोल। बस मुझे एक याद करवा देना, कोई भी आउट ऑफ व्यू जिसको याद रहे कल, कि लॉज में एक एवोगैड्रो लॉ रह गया था एंड इट्स एप्लीकेशंस। वो टॉपिक ना मुकत वालों का बहुत फेवरेट है, कि सिर्फ लॉ नहीं है, उसकी एप्लीकेशंस भी हैं। तो आई थिंक दैट टॉपिक विल
एटलीस्ट एक 15 to 20 मिनट्स, बट पता नहीं मुझे बहुत गट फीलिंग हो रही है कि वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसीलिए कल लेट एवरी मुकट स्टूडेंट शुड कम, देन आई विल मेक यू डू। तो लॉज तो लॉज में से सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक रह गया, विच इज एवोगैड्रो लॉ एंड इट्स रेस्ट 4 ऑफ द लॉज। नॉट ओनली वी हैव डन, वी हैव क्रैम्ड देम। मतलब कल मैं वही मैम से डिस्कस कर रही थी बाहर कि दिस इज द ओनली बैच मैम जहाँ मुझे जैसे 8वीं 9वीं बच्चों को याद करवाना पड़ता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स वैसी करवा रही हूँ मैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बोलो सारे बच्चे। मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग, लाइक आई एम टीचिंग टू स्मॉल किड्स। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में मैंने लिटरली तुम्हें लर्न करवाया है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे बाय मास। कितना सिंपल है ना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है। लेकिन जब जब मैंने टेस्ट में स्टेटमेंट डाली है स्टेट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, बच्चों ने लिखा है इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन दे डू सो इन अ सेम कंपोजिशन। मतलब जो वर्ड लॉ में है कांस्टेंट कंपोजिशन, वही तुमने स्टेटमेंट में डाल दी। स्टेटमेंट में सेम कंपोजिशन नहीं लिखना, उसको बताओ सेम कंपोजिशन मतलब सेम एलिमेंट्स इन सेम रेशियो, सेम एलिमेंट्स इन सेम। और ना सिर्फ ये लिखो, एग्जाम्पल भी देखे आओ कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होती है 2/16, दैट इज 1:, वो विच इज फिक्स। और तुम आंसर्स कैसे दे रहे हो आर्ट्स के स्टूडेंट्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल वाटर है सेम रेशियो, अरे निकाल के दिखाओ ना, यू आर अ साइंस स्टूडेंट, आप कोई आर्ट्स के बच्चे थोड़ा हो कि थ्योरी लिख के आ जाओगे। जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि आप रेशियो डिफाइन कर सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो, आपको देने पड़ेंगे। फिर गेली-सैक्स लॉ भी कराया था मैंने, then we did Dalton's atomic theory, then we did modern atomic theory. Today we did which topics? The concept of accuracy and precision. फिर हमने कौन सा टॉपिक किया, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक मोल कंसेप्ट। ओके, तो मोल कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? जब साइंटिस्ट ने देखा कि केमिस्ट्री में ना अगर आप इतना सा भी पानी लेते हो, इतना सा भी, उसमें भी लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो साइंटिस्ट को लगा कि कोई नंबर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए जिससे हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे डे टू डे लाइफ में अगर हमें 36 एप्पल लेने हैं, तो इवन हम घर में 36 एप्पल बोलना भी हमें लगता है कि 36 एप्पल्स लेने हैं, नजर ही लग जाएगी कोई को 36 एप्पल मंगा रहे हैं, 3 दर्जन ले आना। इट्स ईजी ऑल्सो। और बंदे को भी समझ आ गया कि 1 दर्जन में कितने सेब होते हैं 12, तो 3 दर्जन में कितने सेब होंगे 36। यानी कि डे टू डे लाइफ में तो हम 36 नंबर को भी एक इतना बड़ा नंबर मानते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 डजन प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करते हैं? 3 डजन। तो साइंटिस्ट को लगा कि अगर वाटर में 1,000,000,000,000,000,000 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके लिए एक छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, लाइक 1 मोल या 2 मोल। अब पता कैसे लगा कि कितने मॉलिक्यूल्स को 1 मोल बोला जाए, कितने मॉलिक्यूल्स को 1 मोल बोला जाए? तो एक ना एवोगैड्रो नाम का साइंटिस्ट आया। किस नाम का साइंटिस्ट आया? अब एवोगैड्रो ने ना, आवाकाडो नहीं है, एवोगैड्रो है। एवोगैड्रो के नाम के साइंटिस्ट ने देखा, तुम्हारा ध्यान फोन पे ज्यादा, और थैंक यू। ओके, एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ना एक बहुत अच्छी चीज ना डिकोड करी। उसने देखा कि जब भी वो कोई एलिमेंट ले रहा था ना, जब भी वो कोई एलिमेंट ले रहा था जैसे हाइड्रोजन, और जब वो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास ले रहा था तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम से। फिर उसने कोई और एलिमेंट लेके देखा, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, तो उसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम से। फिर उसने कहा कि मैं कोई और एटम लेके देखता हूँ, जैसे उसने सिल्वर लिया। लेना सिर्फ उसका एटॉमिक मास ही है, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 ग्राम होता है, उसके अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम से। तो एवोगैड्रो को लगा कि ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, ये कुछ तो खास नंबर है।
है ना, क्योंकि जब भी वो कोई एलिमेंट ले रहा था, लेकिन कितना ले रहा था, जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, उस एलिमेंट का कितना मास ले रहा था, जितना उसका क्या होता है, तो उतने एटॉमिक मास के अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होते हैं, ना ज्यादा ना। अब ये एवोगैड्रो ने बनाया नहीं है, बनाया है भगवान ने। तो उसने कहा कि ये चीज मैंने नहीं बनाई, मैंने तो डिकोड करी है, ये चीज मैंने तो ऑब्जर्व करी है कि जब भी हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लेते हैं, यानी कि उसका उतना मास उठाते हैं जितना उसका एटॉमिक मास होता है, और फिर चेक करते हैं कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं, तो हर बार उस एटम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही पाए जाते हैं। फिर चाहे वो हाइड्रोजन जैसा लाइट एटम हो 1 ग्राम, और फिर चाहे वो सिल्वर जैसा हैवी एटम हो 108 ग्राम, ये मैटर नहीं करता कि हैवी है तो उसके अंदर ज़्यादा एटम्स होंगे, लाइट है तो उसके अंदर कम एटम्स होंगे। अगर उस एटम का आप एटॉमिक मास लोगे, चाहे फिर वो कम हो चाहे फिर वो ज़्यादा हो, हर बार उसके अंदर कितने एटम्स पाए जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा गया। 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या कहा गया, एवोगैड्रो नंबर। और क्यों ना एवोगैड्रो नंबर कहा जाए, जब डिकोड ही किसने किया था, एवोगैड्रो ने। तो जब भी मैं एवोगैड्रो नंबर बोलूंगी तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी दैट व्हाई एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23, बिकॉज दिस इज द नंबर विच वॉज डिकोडेड बाय, दिस इज द नंबर विच वॉज डिकोडेड बाय। और एवोगैड्रो को लगा कि ये नंबर कुछ तो खास है, ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू है, ये तो कुछ तो खास है, क्योंकि जब भी वो कोई भी सब्सटेंस पिक कर रहा था, है ना, एलिमेंट पिक कर रहा था, तो उसके एटॉमिक मास के अंदर इतने एटम्स होते हैं। अगर मॉलिक्यूल पिक कर रहा था, जैसे वाटर है, वाटर तो मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, तो इसका तो एटॉमिक मास ही होगा ना, इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स है, 6.022 इंटू 10⁻, मतलब अगर आप एलिमेंट पिक करोगे तो उसके एटॉमिक मास के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, और अगर मॉलिक्यूल पिक करोगे लाइक वाटर, तो उसके मॉलिक्यूलर मास में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। कहने का भाव है एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो तो सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा ना। अगर सब्सटेंस एलिमेंट है तो इतने एटम्स होंगे, अगर सब्सटेंस ही वाटर है तो वाटर में तो H2O पूरा मॉलिक्यूल होता है ना, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। बट यू नो जस्ट फॉरगेट अबाउट कि एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, बात ये समझ आ चुकी थी कि कहीं ना कहीं 6.022 इंटू 10⁻23 इज अ गोल्डन नंबर, दिस नंबर हैज समथिंग स्पेशल, क्योंकि तभी हम किसी भी सब्सटेंस का चाहे एटॉमिक मास पिक करें चाहे मॉलिक्यूलर मास पिक करें, उसके अंदर वैल्यू हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 ही पाई जा रही थी, ना ज्यादा ना कम। तो इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर तो बोल दिया गया। अब साइंटिस्ट के लिए आसान हो गया। अब साइंटिस्ट तो वैसे ही सोच रहे थे कि एक नंबर होना चाहिए जिसको हम 1 बोले, जैसे 12 को 1 डजन बोलते हैं, दो चीजों को 1 पेयर बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि एक काम करते हैं, जब भी किसी सैंपल में, जब भी किसी सब्सटेंस के सैंपल में इतने एटम्स पाए जाएंगे ना, तो हम बोलेंगे उस दैट इज इक्वल टू 1 मोल। जैसे अगर तुम्हारे पास 12 एप्पल होते हैं तो तुम बोलते हो कि हमारे पास कितने एप्पल हैं, 1 डजन। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर मेरे पास इतना पानी होगा कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास 1 मोल है, हमारे पास क्या है 1। क्योंकि खुद सोचो ना, जैसे 36 एप्पल बोलना मुश्किल है, उसकी जगह हम डे टू डे लाइफ में 3 डजन बोलना प्रेफर करते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 बोलने से अच्छा नहीं है कि हम क्या बोलें, 1 मोल। तो साइंटिस्ट अपनी लाइफ इजी कर रहे थे, साइंटिस्ट तो अपनी कैलकुलेशंस, अपनी लाइफ को इजी करने के लिए कुछ ढूंढ ही रहे थे कि क्यों ना हम कुछ ऐसा नंबर लें जिसको कलेक्टिवली 1 बोल सके। अब वो नंबर वैसे ही एवोगैड्रो ने ढूंढ लिया था, वो नंबर वैसे ही किसने ढूंढ लिया था, एवोगैड्रो ने। तो साइंटिस्ट ने कहा कि एक सब्सटेंस को 1 मोल तब कहा जाएगा,
एक सब्सटेंस को 1 मोल तब कहा जाएगा जब उसके अंदर कितने एटम्स पाए जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻20। तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्या मेरा ये पानी 1 मोल है, तो आप बोलोगे कि मैम चेक कर लो, अगर इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये 1 मोल है। तो दैट मीन्स 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻। अगर ये उतना अमाउंट है कि इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तब मैं इसको 1 मोल कहूंगी। बट 6.022 इंटू 10⁻23 ही क्यों? क्योंकि ये वैसे ही गोल्डन नंबर है। कोई और नंबर चूज करने से अच्छा साइंटिस्ट को लगा क्यों ना हम 1 मोल उतने ही सब्सटेंस को बोलें जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻। तो 1 मोल की डेफिनेशन क्या हुई? 1 mole is defined as that amount of substance which contains, कैसे पता लगेगा कि इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में 1 मोल है या नहीं? जब इसके अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाएंगे, 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब आप अगर एक कन्फेक्शनरी की दुकान पे जाके 6.022 इंटू 10⁻23 चॉकलेट्स देख लो, तो वो भी 1 मोल है। 1 मोल तो एक नंबर है, जरूरी थोड़ा है कि 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होने चाहिए। वो तो केमिस्ट्री की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तभी बोल रहे हैं। अगर तुमने आसमान में देखा और आसमान में आपको 6 इंटू 10⁻, पानी फेंक दूंगी मुंह पे। Why are you laughing? अगर आपने आसमान में देखा और आसमान में आपको 6.022 इंटू 10⁻23 तारे तारे आसमान में दिखेंगे ना, तभी बोल रही हूँ कि अगर आसमान में आपको कितने तारे दिखे, 6.022 इंटू 10⁻। Why are you laughing? कोई भी एग्जाम्पल आपको ऐसी आ जाती है। हाँ अच्छा, आसमान नहीं बोलते, स्काई बोल दूं? अच्छा, if you look at the sky and you see how many stars, 6 into 10⁻20, that is also 1 mole। तो 1 मोल का तो सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब तुम्हें 6 into 10⁻23 पार्टिकल्स दिखेंगे तो उतने से सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा, 1। तो अगर डिफाइन 1 मोल आगे आती है डेफिनेशन, कौन डिफाइन करेगा? लिखी हुई अभी तो यार, कम ऑन। ये देखो, 1 mole is defined as the amount of substance which contain 6.022 पूरा क्यों नहीं इंटू 10⁻23। अब तुम कहोगे कि मैम देखो डेफिनेशन तो एक नंबर की आएगी। हाँ बस 2 मिनट सुन लो, फिर कर। आप बोलोगे कि मैम हमें तो न्यूमेरिकल से मतलब है, आप हमें न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बता दो। मैं बाहर निकाल दूंगी, नहीं तो मैं छुट्टी नहीं करूंगी। सुन लो, अब मैं आपको आती हूँ मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स पे। मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स पे मुझे एक बात बताओ चिराग, यू हैव 24 मैंगोज, हाउ मेनी डजन्स यू हैव? 2। जैसे ही मैंने चिराग को बोला कि तेरे पास 24 मैंगो हैं, तो इसने एकदम से 2 कैसे निकाल लिया? क्योंकि इसके दिमाग को पता है कि जब भी डजन निकालने हैं तो 12 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? प्रभजोत, मैंने तुम्हें बोला यू हैव 10 पेयर ऑफ 10 शूज, हाउ मेनी पेयर यू हैव? हाँ, तो प्रभजोत ने फटाफट 10 को 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि उसको पता है मैम ने पेयर पूछा है। यानी कि जब कभी भी हमें क्वेश्चन में पेयर पूछा होता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। जब कभी हमें डजन पूछा होता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 12 से। इसी तरह जब कभी भी हमें क्वेश्चन में कोई नंबर ऑफ एटम्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हम उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। I again repeat the first formula to calculate the number of moles. How to calculate the number? ये जो टॉपिक चल रहा है ना, इतना इजी नहीं है that you will chit chat and you will do. Please listen.
जिस तरह से हमारे दिमाग को पता है कि जब कभी हमें नंबर ऑफ डजन्स पूछा जाता है तो तुरंत हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, जब कभी हमें पेयर पूछा जाता है तो तुरंत हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। कल को कभी हमें केमिस्ट्री में कोई नंबर गिवन होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं बताओ कितना मोल है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻⁴। अप्लाइंग द सेम लॉजिक कि डजन को निकालने के लिए 12 से डिवाइड किया जाता है, पेयर को निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया जाता है, उसी लॉजिक से जब कभी हमें नंबर गिवन होगा, क्या गिवन होगा शशांक, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं शशांक दैट how many moles are present in 3.011 into 10⁻23 atoms of sodium। अब तुम्हें सोडियम का मास नहीं गिवन, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। क्या गिवन है, नंबर ऑफ। तो जब भी तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे और निकालना क्या होगा गुरकीरत, हाउ मेनी मोल्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ। तो क्या फॉर्मूला लगेगा शशांक, चिराग, नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ एटम्स में निकालना है, 3 तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। डजन कैलकुलेट करना है, नो, 2 से। किससे डिवाइड करेंगे गाइस, 6.022 इंटू 10⁻1/2। तो कितने मोल्स आ गए, 0.5 मोल्स। आपको मोल कंसेप्ट का पहला फॉर्मूला याद हुआ, दैट हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन अ रैंडम नंबर इज गिवन टू यू। दैट रैंडम नंबर कुड बी नंबर ऑफ एटम्स, दैट रैंडम नंबर कुड बी नंबर ऑफ molecules, that random number could be number of ions। लेकिन जब कभी हमें कोई नंबर गिवन होगा और हमसे पूछा जाएगा, भले एक एटम में क्यों ना निकालना हो, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 एटम, तो 1 को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करोगे। ये नहीं सोचोगे कि मैम 1 को करें। यस, इफ अ नंबर इज गिवन टू यू, हाउ स्मॉल दैट नंबर इज, हाउ बिग दैट नंबर इज, बस आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है कि हमें किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर से। यानी कि किससे डिवाइड करना है दिलचान, 6.022 इंटू 10⁻⁴। तो कल हम मोल कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और साथ में क्या करेंगे, एवोगैड्रो लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब तक हमारे कितने टॉपिक्स कवर हो गए, चैप्टर 1 के सिग्निफिकेंट फिगर्स, सारे लॉज एक्सेप्ट एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। आज हमने कौन से टॉपिक्स करे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, एंड टुडे वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन क्या थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल्स, and given a number, how we will calculate the number of moles, number of atoms या number of molecule, जो भी given होगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻⁴। तो कल रिवीजन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चैप्टर 1। ओके, अब क्या आ रहा है, अब दोनों ही आ रहे हैं। तो बस ये फर्स्ट तो ये 2-3 दिन में रिवाइज हो जाएगा, फिर सेकंड रिवाइज करेंगे। कब करवाई थी।